अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। 2 मिनट रुकते हैं, हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे अभी फिलहाल हैं ऑनलाइन, 69 68, आप लोग जरा अपनी ना साइंस की टेक्स्ट बुक ले आओ, साइंस पार्ट 1। मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए, बाजू में एक पेंसिल लगेगी। मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ओके सर। फटाफट जाके 2 मिनट में सब ग्रैब ले लो, है ना। सब लोग लेके आ जाओ अपनी पेंसिल पेन वगैरह सब। ओके सर, लेके आ सर जाइए। साइंस 1 या साइंस 2? वन। साइंस 1, साइंस 1। सर ले लिए। हो गया सर। हाँ बेटा। चैप्टर 2। सर 2 मिनट रुकिए। चैप्टर 2, आराम से आराम से, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, सब लेकर आ जाओ। Yes, sir. रेडी है सब? यस सर। Yes, sir. यस। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, पहले तो मैं जिसको बोलूंगा ना, वो बच्चा टेक्स्ट बुक लेगा हाथ में या स्क्रीन पे, जैसा भी है। जिसके पास नहीं है टेक्स्ट बुक, वो स्क्रीन का यूज कर सकता है, और रीडिंग करेंगे, है ना। हम लोग थोड़ा वर्ड टू वर्ड जाएंगे, फिर रिवीजन के लिए हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड्स देंगे। ठीक है, चैप्टर क्या है उसका पहले मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। देखिए, चैप्टर बात करेगा अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, उसे समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं कि क्या जरूरत है उसकी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे क्लासिफिकेशन समझना है, तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन?
डिवीजन डिवीजन। डिवीजन डिवाइड कर। और कोई बेटा? यहाँ पे एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे अलग अलग। मैंने नहीं पूछा एलिमेंट्स, मैंने पूछा क्लासिफिकेशन का मतलब। टू क्लासिफाई समथिंग, ग्रुप्स बनाना उनके। हाँ, या तो डिवाइड कर दें या ग्रुप्स बना दें, इस किसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी से इट इज क्लासिफायर। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन? जैसे हमारी जो बुक्स है, उस बुक्स के लिए हम कह सकते हैं कि अपने पास टेक्स्ट बुक्स हैं, हमारे पास नोटबुक्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है ना। क्या बैग में आप सारी बुक्स रैंडमली भर देते हैं? नहीं। नो सर, नो सर, हम लोग एक नो पैटर्न सर। बनाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसका एक सेक्शन होना चाहिए, राइट, और फिर हमारा जो नोटबुक्स हैं उसे एक सेक्शन में रखना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बताएं, हम लोग उसे डिवाइड कर रहे हैं या उसके हम क्या बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी आर क्लासिफाइंग दिस। ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, वो कहाँ होता है बेटा? किसी को याद है लास्ट ईयर का एग्जाम्पल? स्कूल्स में, क्लासेस में। स्कूल में, क्लासेस में, और बेटर जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, घर में, घर में। घर में कहाँ पर? किचन, किचन में। वेरी गुड। हमारे घर के किचन के अंदर जो है वो सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन होता है, जो अपनी अम्मी बचपन से करती आ रही है ना, जो हम लोग देखते आ रहे हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ हर चीज के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, है ना। राइस कहीं पर हाँ। रखी होगी, फ्लोर्स कहीं रखे होंगे, मसाले के अलग सेक्शंस होते हैं, ताकि चीजें इजीली क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, राइट। तो हाँ। क्लासिफाई करने का नीड क्या है? क्लासिफाई करने का नीड ये है, जब आपके पास एक या एक से ज्यादा चीजें आ जाए, तो उन्हें जब आप प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड ग्रुप में डिवाइड करके रखते हैं, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। एक्सेसिबिलिटी मतलब अवेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अप्रोच, है ना, जिसे मैं आसानी से क्या कर लूं, जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़े मैं आसानी से उसे हासिल कर लूं, राइट। तो ये नीड है क्लासिफिकेशन का, कि हम क्लासिफाई क्यों करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये जर्नल आइडिया है कि जब भी हम साइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज हम पढ़ते हैं, दैट इज ऑलवेज द क्लासिफिकेशन पार्ट। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, है ना। हाँ। दैट वाज फॉर Yes, स्पेशली sir. प्लांट, एक चैप्टर था हम लोग का। यस सर। अब क्या पढ़ने Yes, वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट। ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैटर्स क्या होते हैं। ठीक है। क्या आपको पता है मैटर का क्या मतलब होता है? स्मॉल सब्सटेंसेस, नहीं। और कोई? स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स? नहीं। Particles which can be sensed. पार्टिकल्स व्हिच कैन बी, अरफा? Sensed. सेंस। ठीक है। और थोड़ा बेटर? ओके अरफा Anything which occupies space. कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसका कोई मास हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो क्या मैटर स्मॉल हो सकता है? हाँ। क्या बिग हो सकता है? यस। हाँ। हाँ। सिर्फ ये बोलना कि स्मॉल पार्टिकल गलत हो जाएगा? हाँ सर। हाँ, इसका Yes, मतलब sir. अगर मैटर के लिए हम लोग Sir. डेफिनेशन की बात करें, तो मैटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है। टेक्स्ट बुक में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर का जो है, वहां पर लिखा है व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर। दिख रहा है वो? यस सर, तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर, पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। ठीक है। अब मैटर के क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि मैटर क्या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस। या तो वो गैसियस हो सकता है। तो ये तीन फॉर्म में हमारे पास हमेशा मैटर्स अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, चलिए, टेक्स्ट बुक में जहाँ पर लिखा है ये मैटर के बारे में, प्लीज लिखते जाइए फटाफट, है ना। यस सर। सर हो गया। जी। ठीक है। इसे समझने के बाद दूसरी चीज जो आ जाती है हमारे सामने, दैट इज एलिमेंट्स। ठीक है। एलिमेंट्स के लिए किसी को कोई आइडिया? एलिमेंट्स क्या होते हैं? Simplest form. सिंपलेस्ट Simplest form या जिसे कन्वर्ट या ब्रेक नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी चीज जो कैसी हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं आई गेस, तो ब्रेक नहीं कर सकते। अब ब्रेक नहीं कर सकते इन व्हाट सेंस? इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो तो एटम हो जाएंगे फिर। एनीवन एल्स? सही है, डेफिनेशन बिल्कुल सही है उसने जो बोला है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा सा। तो और जैसे वाटर है वो H2O से बनता है, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग, दो अलग कंपोनेंट्स हो गए उसके, चलो और एलिमेंट्स को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए, वाटर का एक एग्जांपल आ गया जिसके अंदर H2 होता है। H2O खुद किससे बन रहा है? तो दो कंपोनेंट हो गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब अगर हम वाटर को ले लें तो ब्रेक करने पे वो दो पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और आपके पास अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं O2 या ऑक्सीजन क्या है, तो इसको जब आप एटॉमिक लेवल पे देखते हैं, है ना, ऑन एटॉमिक लेवल, तो हर एटम एक दूसरे से क्या करेगा? मैच करेगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, मतलब क्या ब्रेक नहीं किया जा सकता डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, बिकॉज वो अंदर से भी क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया है एक सोने की अंगूठी। अब अगर हम उस सोने को क्या कह रहे हैं, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म का, अगर वो गोल्ड है, तो उस गोल्ड को जब हम एटॉमिक लेवल पे भी देखेंगे तो उसके सारे एटम्स जो है वो कैसे होंगे? दे विल बी ऑल आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे सबके। समझ में आया? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, जो नेचर के रिसोर्स हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किए हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अलग अलग चीजें हम जिससे बनाते हैं। ठीक है, तो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट। तो सिंपल डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं, दीज आर सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेक का मतलब, मेरी बात समझ में आई आपको क्या है? यस सर। ठीक है, यस सर। ये हो गया एलिमेंट का मतलब, जो आपके कुछ चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए वहां लिखा है व्हाट आर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वहां पर आप लिख लें। अब एलिमेंट्स के टाइप के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, जिसको फिर मैं डिवाइड कर सकता हूँ इस तरीके से। एक हो सकता है मेटल, एक हो सकता है Non-metals. नॉन मेटल्स, Non-metal. मेटालॉइड। और एक हो सकता है मेटलॉइड्स। Metalloid. ठीक है, बिकॉज हम बहुत एडवांस हो गए तो हमें पता है मेटलॉइड्स क्या होते हैं, है ना। अच्छा, एनीवन इन द क्लास जो मुझे बताएगा कि मेटल्स का क्या मतलब होता है? आयरन, कॉपर, ये एग्जांपल्स हो गए, स्टेनलेस मतलब पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल हो गए ना। जैसे सर आयरन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। वेरी गुड, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टर कंडक्टर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, शाबाश। और अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट। एक मिनट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, दूसरा क्या था? किसी और ने भी कुछ बोला था। डक्टिलिटी। वेरी गुड। Thermal conductivity. हाँ, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और हीट भी होता है, जिसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। शाबाश। और किसी ने बोला डक्टिलिटी, हंजला ने बोला शायद। मैलिएबिलिटी। लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट। मेलिएबल होता है। व्हाट इज मेलिएबल? उसे फ्लैट सर किया जा शीट्स सकता है। को जिससे आप शीट बना सकते हैं ना। गुड ये सारी, कंडक्टर ऑफ हीट। Light. हाँ ठीक है। ये कौन है जो सो के अचानक से उठा है जिसने बोला है गुड कंडक्टर ऑफ हीट? मैं बता चुका हूँ, है ना। तो कंडक्टर ऑफ हीट होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मेलिएबल होगा और डक्टाइल होगा। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो मेलिएबल है, जो डक्टाइल है, ठीक है, these substances are called as what? They are called as metals. मेटल। अब जो इन प्रॉपर्टीज को नहीं शो कर पाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? They are called as non-metal. नॉन मेटल्स। ठीक है, और जो ये दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स। Metalloids. तो जब साइंटिस्ट के पास सबसे पहले उन्हें पता चला एलिमेंट्स क्या हैं, उन्होंने दो बाइफर्केशन कर दिए। ठीक है, जैसे आपसे अगर पूछा जाए क्लासिफाई करना है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? जो भी हमारा पेज होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने सब मेटल्स लिख दिए और यहाँ पर सब क्या लिख दिए? नॉन मेटल्स। और लाइन वाइज उन लोगों ने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। समझ में आया? तो ये था सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें किसके ग्रुप में डिवाइड किया गया? मेटल्स के और नॉन मेटल्स के ग्रुप में डिवाइड किया गया। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी रिसर्च और बढ़ी, क्योंकि साइंस हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है एक नया साइंटिस्ट आता है, एक नई चीज लाता है, और वो लोग जो है नई न्यू डिस्कवरीज करते जाते हैं। तो इस वजह से डेवलपमेंट ऑफ साइंस होता है, और इसी डेवलपमेंट की वजह से एक नया मटेरियल मिल गया, दैट वाज मेटलॉइड्स। एनीवन
मेटलॉइड का एग्जांपल दे सकता है? निकल, निकल। और कोई? स्टील, स्टील। और कोई? बोरॉन बोरॉन, बोरॉन। बोरॉन और कोई? सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स ट्रूथ है, जैसे सिलिकॉन हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज मेटलॉइड। बोरॉन हम कंसिडर कर सकते हैं, बाकी सिलिकॉन, किसी ने निकल कहा था उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए उसमें नहीं जाते हैं अभी। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स में कोई एग्जांपल देना चाहेगा? प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स हो सकता है, और कुछ? रबर, रबर, हो सकता है, पेपर, ठीक है। ग्लास, wood, वुड हो वुड सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए मतलब, है ना, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता cloth, है। तो यहाँ तक ये चल रहा है रिवीजन आपके टॉपिक का। ये क्लियर है सबको? मेटल्स नॉन मेटल्स क्या है, यस सर मेटलॉइड्स क्या है? लिखते जा रहे हैं साथ में। यस yes सर, sir. यस सर छोटे मोटे पॉइंट जो सबको ऐसा लगता है हाँ ये नॉलेज के अंदर नहीं था मेरे, अब ऐड हो गया, मुझे अब पता चला, प्लीज उसे ऐड करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जैसे किसी ने अभी एग्जांपल दिया था प्लास्टिक का। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स के बाद नेक्स्ट चीज इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज कंपाउंड्स। और एक है जिसे हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर ठीक है, जैसे अभी किसी बच्चे ने मुझे एग्जांपल दिया था, मनाल ने एग्जांपल दिया था, सर H2O जो है वो एक एलिमेंट नहीं है, राइट? बट तो क्या है वो क्या कंपाउंड है या वो मिक्सचर है? कंपाउंड है सर. कंपाउंड है सर, कंपाउंड है। उसको यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यस अच्छा, क्या मुझे कोई समझा सकता है कि मिक्सचर क्या होता है? सर दो एलिमेंट को जिसमें मिक्स सर करने दो पर जो एलिमेंट मिक्स दो होते हैं, एलिमेंट को मिक्स करने पे जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिनट, मिक्स एक हो मिनट, गए मिक्स एक करने मिनट, पर एक मिनट, हाँ तो एक मिक्सचर मिनट। है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो गए तो वो मिक्सचर है ना? यस सर, सही बोला क्या यूसुफ ने? सर नो केमिकल सर, रिएक्शन नहीं होता है उसमें, हाँ शाबाश। मिक्सचर में. देखिए, केमिकल, हिंदी में कभी भी हम किसी डेफिनेशन को बोलते हैं ना तो अक्सर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती है ना। तो इसलिए ना डेफिनेशंस को हमेशा आप इंग्लिश में याद रखा करें। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए आपने बोला कि सर मिक्स हो जाता है, तो अब मिक्स हो जाता है तो अपने लिए तो मिक्स मिक्स ही है, कैसा भी मिक्स हो जाए, वो केमिकल हो या नॉन केमिकल मिक्सिंग हो। ठीक है, केमिकल, हाँ, तो हमें ये याद रखना है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और कोई प्रॉपर्टी इसके साथ जुड़नी चाहिए थी? शहर है क्लास में? शहर, सौलेहा, ये डेफिनेशन अभी भी मेरे को ना इनकम्प्लीट लग रहा है। सर कंपाउंड, कंपाउंड्स में स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में डाले जाते हैं एलिमेंट्स. शाबाश। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इट इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कोई भी दो चीजें जब कंबाइन होती हैं तो दे शुड बी इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब हो गया? जैसे एग्जांपल हम लोग H2O मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, तो H2O मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? फिक्स। हाइड्रोजन के हमेशा कितने मॉलिक्यूल होना चाहिए? 2। और ऑक्सीजन के हमेशा कितने मॉलिक्यूल होना चाहिए? 1। वन इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन इन द रेशो। कौन से रेशो में कंबाइन होता है? 2:1, 1 1 2:1 बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन पहले लिखा है तो हम लिखेंगे 1:2, 1:2 आई बात समझ में? तो दे शुड ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब किसी ने पूछा कंपाउंड क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सब्सटेंस व्हिच आर केमिकली फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। आ गई बात समझ में? तो आपके डेफिनेशन में सिर्फ मिक्सिंग बोलना क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्या क्या बताना चाहिए था? कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं? केमिकली केमिकल कंबाइन, रिएक्शन, और साथ ही में फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना? अब ये फिक्स प्रोपोर्शन में होना क्यों जरूरी है? आपको पता है चाय बनाना भी एक तरीका का केमिकल रिएक्शन है। हाँ सर, यस सर क्या चाय पत्ती ज्यादा कम कुछ भी डाल देंगे तो चाय बन जाएगी? नहीं सर, नहीं नो बनेगी। सर इसका मतलब वहां पर भी एक फिक्स प्रोपोर्शन क्या है? जरूरी है। आई बात समझ? नेसेसरी है, यस सर, इसलिए कुकिंग जो है वो हर कोई नहीं कर पाता ना। कुकिंग के अंदर भी प्रॉपर्ली Yes, अपने पास sir. क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शंस फिक्स होना चाहिए। इज इट हाँ क्लियर? यस सर, ठीक है, दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? भेल है। भेल खाई आप लोगों ने? यस यस सर, सर हाँ सर, कुछ भी ज्यादा डल जाए, कुछ भी कम डल जाए, मजा आता है उसको खाने के लिए, राइट? हाँ
क्या वहां पर आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं? No, sir. क्या बात कर रहे हो, मैं तो कर सकता हूँ सेपरेट। चना निकाल के नहीं खाते हैं सेपरेटली, सेंग अलग से खा लेते हैं, वो सारे अलग अलग निकालना। कर सकते हैं राइट। तो इसका सर मतलब होमोजेनस और हेट्रोजेनस हो जाता है ना। देख यार, इतने डिफिकल्ट वर्ड मत बोल, मेरी साइंस इतनी अच्छी नहीं है, इजी इजी वर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर कैसे होंगे, तो हम लोग कहेंगे बेल होगा, और यहाँ पर सेपरेशन क्या होता है, इजी होता है। Yes, sir. यहाँ तक मतलब मेरी उसकी बात समझ में आ गई? केमिकल सेपरेशन, प्रॉपर्टीज सेम होती है। यस। और सब्सटेंसेस क्योंकि सेपरेटली आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, डज नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आया? तो मिक्सचर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिन सब्सटेंसेस का हमने इस्तेमाल किया है क्या बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते हैं, ये एज इट इज रहते हैं। जिसका एग्जांपल अगर अपन भेल से समझे तो क्या मतलब हो गया, चना भेल में जाने के बाद भी चना ही होगा। यस। आई बात समझ में? दो सब्सटेंसेस को अगर आप मिक्स कर लो, है ना, जैसे आप आयरन फाइलिंग्स ले लो, आयरन फाइलिंग समझते हैं, आयरन के छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म, उसको आप कॉपर के साथ मिक्स कर लो फाइलिंग्स के साथ, तो क्या होगा, आपको एक नया सब्सटेंस दिखेगा, लेकिन आप तब भी उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्या मैं कॉपर को और आयरन फाइलिंग को आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ? यस सर। एक मिनट बच्चा मुझे बताए, वेरी गुड। मैग्नेट किसने बोला, किसने बोला? फरहान ने बोला। ठीक है, अगर कॉपर और आयरन है तो आयरन को सेपरेट करने के लिए अपन वहां पर क्या लेकर चले जाएंगे, ले जाएंगे, शाबाश। लेकिन अगर आयरन सल्फाइड बन जाता, आयरन प्लस सल्फाइड को ऐड कर देते, याद है किसी को? लास्ट ईयर बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आयरन सल्फाइड का इस्तेमाल हो जाता, मतलब क्या पता है, हमने एक पेट्री डिश ली, पेट्री डिश समझते हैं सब लोग, Yes, sir. पेट्री डिश ली, उसके नीचे हम लोगों ने एक स्टैंड लगा दिया, और स्टैंड लगाने के बाद हम लोगों ने उसको क्या किया, उसके अंदर आयरन ऐड किया, Fe ऐड किया और सल्फर ऐड किया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीटिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीटिंग ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनेगा, दैट विल बी Fe2S, SO4। Fe2S, ठीक है, ये कहलाता है आयरन सल्फाइड। आ रही मेरी बात समझ में? अब आयरन सल्फाइड जो है वो क्या है, इट इज अ न्यू कंपाउंड, ठीक है, ये क्या है, न्यू कंपाउंड है। तो क्या अब अगर मैं तुमसे पूछूं मैग्नेट का इस्तेमाल करके आयरन को अलग कर लो, तो अब अलग होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज वी आर सीइंग अ केमिकल रिएक्शन ओवर हियर। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टी प्रीवियस एलिमेंट से बिल्कुल अलग होगी। समझ में आया? प्रीवियस एलिमेंट क्या था, आयरन की प्रॉपर्टी है वो लूज कर चुका है, आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड आयरन की बात करूंगा तो उसके अंदर आयरन को इजीली क्या किया जा सकता है, सेपरेट आउट किया जा सकता है, यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ मैग्नेट। ठीक है, तो बेटा ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, इसमें मैंने आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा था। किसी डाउट, किसी को भी कुछ नया कुछ पूछना है आपको? No, sir. नहीं? हाँ No, sir. सर देखिए, जब है ना गोल्ड है ना एकदम प्योर होता है 24 कैरेट्स के, तो सर है ना उन लोग उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए अंदर ना कॉपर का भी मिक्स किया जाता है। हाँ बेटा पता है मुझे, क्या करें फिर? हाँ सर, तो सर ना उसको है ना सेपरेट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं उसको सेपरेट केमिकल। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे? हाँ ठीक है, तो सर चलिए थोड़ा और। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग अपने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने ना यहाँ पर पता है क्या नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया कि एक एलिमेंट को लिया और दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने पे नई चीज क्या बन गई, कंपाउंड बन गए, ठीक है। और जब भी कंपाउंड बनेगा तो हमेशा एक कंपाउंड जो है वो प्रीवियस एलिमेंट से क्या होगा, नया होगा, है ना। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग होगी। मतलब एक सिंपल सा रिएक्शन अगर मैं लिख दूं तो उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ना यहाँ तक बात समझ में आ गई? कुछ नहीं।
हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे अपन एग्जांपल के लिए H2 ले लेते हैं प्लस O2 ले लेते हैं और दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये कहें कि हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है और H2O क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले तो ये दोनों गैसेस हैं और ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन के अंदर ही हमें तीन चीजें मिलती हैं और तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा है कि अगर वक्त और आगे बढ़ता गया, डेवलपमेंट और ज्यादा होते गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बढ़ते अगर जाएंगे तो प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज अगर बढ़ जाएगी तो क्या एक इंसान के लिए पॉसिबल होगा सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करना? नो सर। क्या वो सारे No. कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को याद कर पाएगा? नहीं याद कर पाएगा। No. तो तब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हमारे पास कोई एक ऐसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसकी वजह से एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाए, क्लासिफाई हो जाए और ऐसे क्लासिफाई हो जाए कि प्रॉपर्टी का स्टडी करना हमारे लिए क्या बन जाए, आसान हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आई? सबसे पहला शख्स था जो इसने सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये काम, उसने क्या किया बताया, उसने एक लाइन मेटल्स और नॉन मेटल्स में चीजों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, जितने भी मेटल्स वाले कॉलम में आए उन सब की प्रॉपर्टी सेम थी, जितने भी नॉन मेटल्स वाले में आए उन सब की प्रॉपर्टी भी क्या थी, सेम थी। लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसका चल रहा था, एलिमेंट्स का चल रहा था, एलिमेंट का। ठीक है, धीरे धीरे एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए और एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या हो रही थी, मैच हो रही थी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मेटलॉइड। आफ्टर दिस ऑल्सो और एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हो गए। तो जो साइंटिस्ट उस वक्त पे थे ना, उन लोगों के पास डिफरेंट मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन आए, मतलब अलग अलग सजेशंस आए सामने से कि देखो ये नहीं चल रहा है तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन आए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन जो सामने आए साइंटिस्ट के पास, उन्हें अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बट देयर आर सम क्लासिफिकेशन जो नोटिसेबल है, जिन्हें मतलब टेक्स्ट बुक में लिखने लायक है, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? ये चैप्टर किसकी बात करने वाला है? तो पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर आपको मैंने बताया कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, राइट? फिर क्लासिफिकेशन किसका करने वाले हैं, तो बात चली एलिमेंट्स की। फिर एलिमेंट्स की जब बात चली तो अलग अलग नाम आए, कंपाउंड्स आए, मिक्सचर्स आए, राइट? फिर कंपाउंड्स की हमने प्रॉपर्टी समझी, मिक्सचर की हमने प्रॉपर्टी समझी, और अब फिलहाल हम मेन डिस्कशन किस पे करने जाएंगे, व्हाट आर डिफरेंट थ्योरीज, कौन कौन सी अलग अलग थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट के पास आई थी। क्या ये बात सबको क्लियरली समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। तो हाँ, किसी को डाउट पूछना है? टोटल कितनी बार क्लासिफाई हुआ होगा? वो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा नहीं है और मुझे एनसाइक्लोपीडिया नहीं लिखना है। नहीं, अपने को एनसाइक्लोपीडिया नहीं लिखना है। नहीं, दिस इज नॉट द नॉलेज लेक्चर बेटा, ठीक है? प्लीज टॉक एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक ओनली, है ना? Yes, sir. हाँ, कि सब इंटरेस्टेड नहीं है उन क्वेश्चंस के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक है, कोई एक ऐसा बच्चा जिसके सराउंड में एकदम साइलेंस हो, जैसे यूसुफ, तुम्हारे सराउंड में साइलेंस दिख रहा है मुझे अच्छा खासा, है क्या सही में? टेक्स्ट बुक पे टेक्स्ट बुक दिख रही है बेटा आपको? यस सर है। प्लीज रीड करें, प्लीज रीड करें। हाँ, सामने ही है, सामने ही मैंने टेक्स्ट बुक रखी है। स्टार्ट करो रीड करना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, एक मिनट, हाँ कोई भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक मिनट यूसुफ बेटा, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं यूसुफ को स्टॉप करूंगा और फिर समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग वर्ड टू वर्ड जाएंगे, ठीक है? एज यू ऑल नो 3-4 चैप्टर हो गए साइंस में, तो अपनी टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. और मैं, आप बोरिंग बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मैं बहुत ड्राई पढ़ाता हूँ, लेकिन बेटा मैं टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? फिर अपन Yes, रिवीजन sir. के लिए पीपीटीज देखेंगे, ठीक है? आई मेड पीपीटी ऑफ दिस चैप्टर, बट फिर भी मैं चाहता हूँ हम इसे पढ़ें। ओके ओके सर। चलिए, चलो बेटा यूसुफ पढ़ो। Okay, sir. Classification of elements. We have learned in previous standards that all the atoms of an element are only one type. अंडरलाइन करो इस लाइन को। 100 full line. नहीं, सिर्फ एलिमेंट्स दिख रहा है, एटम्स ऑफ एलिमेंट आर ओनली ऑफ वन टाइप। सबको ये दिखा? Yes sir. चलिए इसको अंडरलाइन कर दें आप, मैं यहाँ पर हाईलाइट करते जाता हूँ। ये वाला हिस्सा है, आगे बढ़े।
Today, 118 elements are known to scientific world. However, around year 1800, only about 30 elements were known. More ठीक है, number of elements were discovered in the course of time. More and more information about properties of was was gathered to ठीक easy है, the बस एक study of मिनट। such. ठीक है, तो आज की तारीख में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? दे आर 100। 118. अंडरलाइन करो इसको। ठीक है, अब वो बोल रहा है इन द ईयर 1800, मतलब इतने पहले जब साइंटिस्ट एकदम बिगनिंग पीरियड में थे, तो उन लोगों ने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ कितने थे? 13 थे। 30. मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे साइंस और डेवलप होती है ना? और बिकॉज साइंस Yes, sir. डेवलप होती है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते गए? बढ़ते गए। बढ़ते गए. तो वो 30 से आज की तारीख में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 118. अच्छा, जैसे जैसे एलिमेंट्स मिल रहे थे तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वाइज उन्हें क्या कर दिया गया? क्लासिफाई करना शुरू किया। यहाँ तक समझ में आ गई बात? Yes, sir. चलिए Yes, आगे। sir. हाँ यूसुफ, आगे पढ़ो। To easy the study of such large number of elements, scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them. बस You know अब एक that मिनट, पैटर्न का क्या मतलब होता है? Sequence wise. एक सीक्वेंस. सीक्वेंस वाइज, वेरी गुड। सीक्वेंस वाइज किसी चीज को स्टडी करना, उसके अंदर कोई चीज पैटर्न देख लेना, उससे फायदा क्या होता है? ह्यूमंस जो है ना वो हमेशा पैटर्न में चीजों को आसानी से समझ लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने एपी चैप्टर बहुत फ्रेशली पढ़ा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 नंबर को दिख लिया तो चौथा हम लोग बहुत आसानी से गैस कर लेते हैं कि वो कौन सा नंबर होगा? 4। अब ये आसानी क्यों हुई, क्यों हम लोग पढ़ पाए इसको आसानी से? उसका रीजन ये था कि दीज नंबर वर इन सम पैटर्न। समझ में आया? और किसी भी चीज को देखो, Yes, जब हम sir. याद करना चालू करते हैं ना, जैसे बहुत सारे नाम है मुझे याद करना है, तो उन नाम को याद करने के लिए हम कोई ना कोई पैटर्न वहां पर बनाना शुरू कर देते हैं। समझ में आई बात? तो साइंटिस्ट ने भी क्या किया? उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बीच में क्या देखना शुरू कर दिया? इज देयर एनी पैटर्न और नॉट? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। you you know have- that in the you know that in the initial classification, elements were classified into the groups of metals and non-metals. Later on, another class of elements called metalloids was noticed. As the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification. थैंक यू। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और फिर क्या आ गए? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स. फिर क्या हुआ? बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन लोगों ने सोचा कि एलिमेंट्स को क्यों ना हम क्लासिफाई करना हम लोग शुरू करते हैं। सही बात समझ में? जब मैं छोटा था मैं सोचता था 3 ही साइंटिस्ट आए थे, क्योंकि चैप्टर में 3 ही थे, है ना? लेकिन बहुत सारे आए Yes, थे। sir. कितने आए थे उसका कोई काउंट हम नहीं देख सकते, ना रिक्वायर्ड है। ठीक है, बट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन कितने थे वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डॉबिनियर्स ट्रायड। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं? No, sir. सर. No, sir. तो अब हम लोग देखते हैं No, अपनी sir. स्लाइड। ठीक है, एक मिनट। अब डॉबिनियर ट्रायड देखिए क्या था, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और मैं समझता हूँ शेयर करना जरूरी है, वो है ये वाली। एटॉमिक मास सबको पता है क्या होता है? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर. नहीं पता है तो प्लीज यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर हमने डेफिनेशन में लिखा है, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. एटॉमिक मास का मतलब Yes, क्या sir. होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना? स्पेलिंग Plus, गलत है। नंबर ऑफ हाँ. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? दैट इज योर एटॉमिक मास। Atomic एनीवन इन mass. द क्लास जिसको नहीं पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक रफ आइडिया ले लेते हैं। सर, आप एटम, वापस बता दीजिए ना। हाँ बेटा बता रहा हूँ। एटम जो है वो कैसा होगा? सेंटर पे पॉजिटिव होगा और उसके पॉजिटिव, आसपास नेगेटिव और कैसे इस नेगेटिव होगा। आसपास. ठीक है, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये यहाँ पर कौन है? हम कहते हैं न्यूक्लियस है। लेकिन न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? अनम है क्लास में? अनम, अनम इनामदार? नहीं है सर। चलो आयशा तुम बोलो क्या होगा मतलब? Sir, brain होता है वो. ब्रेन होता है सेल के लिए, Yes, लेकिन sir.
हाँ, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें कौन कौन है मनाल, Yes, sir. इसमें कौन कौन है न्यूक्लियस के अंदर? Protons और Proton and neutrons. neutron. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। Neutrons. प्रोटॉन का चार्ज क्या है? Negative. Positive. Proton. Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव। और Positive. न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? Neutral. कोई चार्ज नहीं है इसका, कोई चार्ज न्यूट्रल है वो। न्यूट्रल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो अब हम लोग चले जाते हैं उस पे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसे आप ऐड कर लें कहीं पर, ठीक है? कर ऐड ली। कर लिए सबने? यस सर। एक और चीज है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना? किसी के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। दो अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है ना? सिंपल बात है एकदम, कोई डिफिकल्ट रॉकेट साइंस नहीं इसमें। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना हम एटम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास सामने दिख रहा है सबको, यस सर। हमने 3 अलग अलग चीजें लिखी हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, है ना? फिर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक एटम का स्ट्रक्चर हो सकता है, और यहाँ पर आपको एटॉमिक मास नंबर दिख रहा है। तो अभी Yes, फिलहाल sir. 0 है, ठीक है। हमने क्या किया कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, सॉरी एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Number of proton plus electron. न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक एक करके न्यूट्रॉन को बढ़ाते जाते हैं और प्रोटॉन को बढ़ाते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है ना? वैसे अगर ये 3 हो गए तो हम लोग कहेंगे कि मास नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये एक और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? है। यस सर। कोई इस पर कोई डाउट तो नहीं है? तो बहुत सिंपल बात थी। इज इट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। Sir, atomic number और number of protons in nucleus होता है या electrons? एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? Sir, atomic number protons Atomic होते हैं number. electrons. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। So because last year तक हमने पढ़ा था कि it is number of protons. ठीक है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसलिए लिखा जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा होते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम एलिमेंटल फॉर्म में उसे पढ़ने जाएंगे, जैसे इस चैप्टर के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। इट इज वन एंड द सेम। ये बात तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम है, हाँ sir. यस सर। है ना? हाँ सर। तो अगर उस लॉजिक से अगर मैं कहूँ कि एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ sir, सही. सही बोल रहे हैं। वही confusion था. हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो आइडियली कुछ टेक्स्ट बुक्स में हमेशा हम देखते हैं वहां पर प्रोटॉन लिखा हुआ रहता है, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं टू इन दैट इज डॉबिनियर, है ना? अब डॉबिनियर ने क्या किया पहले हम देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले इसके बाद जो एलिमेंट्स थे वो कैसे थे? रैंडम थे। रैंडम का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्स किसी भी तरीके से अरेंज थे और उनकी कोई भी प्रॉपर्टी फिक्स्ड नहीं थी। नहीं थी। फिर हमने नीड ऑफ क्लासिफिकेशन समझा कि एलिमेंट्स को अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट हम उसे इजीली क्या कर पाए? स्टडी कर पाए, और वो इजीली हमारे लिए क्या हो? एक्सेसिबल हो, राइट? तो डॉबिनियर ने इन एलिमेंट्स को सोचा कि ही शुड अरेंज दिस एलिमेंट्स, ठीक है? अब उसने अरेंज करने के लिए क्या लॉजिक का इस्तेमाल किया, हम वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि पैटर्न होना चाहिए, राइट? यस सर। दैट वी कैन प्रेडिक्ट द एलिमेंट्स, है ना? अच्छा, किसी का ना माइक ऑन है तो मेरी आवाज जो है ना वो रीअकर हो रही है, बार बार इको हो रहा है वो, तो वो बंद कर दें। व्हेन इट इज नीडेड तब आप ऑन रखें प्लीज, ठीक है? चलिए, तो उसने 3 एलिमेंट्स लिए, दैट्स व्हाई इसका जो अरेंजमेंट है वो ट्रायड कहलाता है, और उनके एटॉमिक मासेस ले लिए, ठीक है? एटॉमिक मासेस फॉर एग्जांपल एक रफ आइडिया ले रहे हैं हम लोग। एबीसी तो कोई एलिमेंट नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए आपको एबीसी ले लिया है, ओके? तो अब एक ए ले लिया, उसका एटॉमिक मास कितना है? 2 है। सी ले लिया जिसका एटॉमिक मास क्या है? 4 है। और बीच में एक एलिमेंट रख दिया, दैट इज बी। और बी के एटॉमिक मास को किसने प्रेडिक्ट किया? डॉबिनियर ने, ठीक है? कैसे प्रेडिक्ट किया? तो उसने बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट बी है उसका एटॉमिक मासेस क्या होगा? 2 का और 4 का एडिशन और डिवाइड बाय 2। इसे कहा जाता है मीन, हाँ सर। ठीक है? या आप उसको लिख सकते हैं एवरेज, एवरेज।
तो उसने बोला जो मिडल एलिमेंट होता है उस ग्रुप के अंदर, उस मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज व्हाट इट इज मीन और एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एंड दिस वाज फॉर व्हाट, दिस वाज फॉर बी। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या है, 3 है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट Yes, इसमें sir. किसी? No, sir. ठीक है। अब एक रियल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस पे ऐसा आ सकता है कि आपके पास 3 एलिमेंट दिए होंगे और आपके पास वो बोलेगा क्या ये ट्रायड है, आपको चेक करना होगा क्या ये ट्रायड है, ठीक है। तो अब हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, ठीक है सॉरी, पोटेशियम के लिए Ka नहीं आएगा बेटा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है ये तीनों के तीनों कैसे हैं? दे आर ट्रायड्स, ठीक है। ट्रायड्स का मतलब क्या हो गया कि ये किसके लॉ को फॉलो कर रहे हैं? डॉबी-रेनर का। Dobby-Renner. और डॉबी-रेनर का जो लॉ था वो क्या था कि जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास किसके बराबर होना चाहिए? इट शुड बी Mean के. मीन। Mean. मीन मतलब दोनों को ऐड कर दिया और किससे डिवाइड कर देंगे हम? 2 से divide 2 से divide कर देंगे. तो वो होपफुली कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आ जाता है? 23 आ जाता है। 3. यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब अगर हमारी टेक्स्ट बुक के हम क्वेश्चन को देखें तो वो कैसा होगा? तो पेज नंबर 16 आपके सामने है, हाँ सर. देखिए Yes, वहां sir. पे लिखा है कैन यू Yes, sir. टेल, कैन यू सी दैट? हाँ सर. हाँ, Yes, sir. तो कैन यू टेल में लिखा है आइडेंटिफाई डॉबी-रेनर्स ट्रायड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपको वहाँ आइडेंटिफाई करना है और देखिए 3 एलिमेंट दिए और तीनों का एटॉमिक मास बाजू में ही लिखा हुआ है। Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दो का मीन है क्या। आई बात समझ में? हाँ सर. अगर Yes, वो sir. मीन होगा तो हम कहेंगे कि वो डॉबी-रेनर ट्रायड है और अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ डॉबी-रेनर ट्रायड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी को डाउट इसके ऊपर? No, 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 sir. sir. ठीक है। तो वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोग रखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है ना। हम देखते हैं आगे का हाँ हिस्सा क्या है। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख रखा है दैट इज दिस वन, ठीक है। फिर एटॉमिक मास लिया, इन दो का ये था, बीच वाले का गैस किया तो वो कितना हो गया? मीन हो गया और वो वैल्यू समवॉट कितना आ रहा है? 88.7। 88.7. 88.7. यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब डॉबी-रेनर Yes, का sir. एक जो रूल था वो क्या है, वो ट्रायड जो क्या है वो देखते हैं। तो उसने क्या किया, ही अरेंज 3 एलिमेंट्स। सबसे पहली बात 3 एलिमेंट है इसलिए ट्राई वर्ड आ रहा है, ठीक है। इन अ ट्रायड आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए Increasing. एटॉमिक मास का। चेक कीजिए क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर था, है ना। देखिए हाँ ये सर. कितना आ रहा है अपने पास? 40 आ रहा है, ये वाला कितना आ 40. रहा है? 133। अच्छा, सॉल्व करने पे ये कितना आ रहा है? 88। 88. 88.7. मतलब अगर अपन ऊपर से नीचे देखें तो एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक Mass. मासेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, वो एलिमेंट जो बीच में आ रहा है, इज अप्रोक्सीमेटली, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आना चाहिए, है ना। वरना कोई पूछेगा कि सर पॉइंट में ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा क्या, तो ये मत पूछना प्लीज, है ना। डेफिनेशन में क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेटली Approximately. इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? Yes sir. अब हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि ट्रायड का लॉ क्या है। कुछ बच्चे मेरे क्या करते हैं पता है, वो एलिमेंट्स को याद करना चालू कर देते हैं, ठीक है। आपको बेटा एलिमेंट नहीं याद रखना है, आपको ये भी नहीं याद रखना है कि एटॉमिक मासेस सबका क्या है, आपको लॉ याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा तो टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है पेज नंबर 16 पे नीचे, ठीक है। अगर कोई बहुत हाँ, अच्छा सर। स्टूडेंट है जिसको याद बहुत आसानी से होता है तो आई विल सजेस्ट कि आप बस एक ट्रायड याद रखो बस। इज इट क्लियर? Yes sir. किसी को Yes, इसमें sir. कोई डाउट? No sir. No, sir. ठीक है, कोई और रीड करेगा मेरे लिए? समय. हाँ पढ़ो। In the year 1817, a German scientist Dubé-Renner suggests that the properties of elements are related to their atomic masses. He made groups of 3 elements each, having similar chemical properties, and called them triads. He arranged the 3 elements in a triads in an increasing order of atomic masses and ठीक है, showed अंडरलाइन that. करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही देखिए, है ना। चलिए आगे In- बढ़े। Increasing order of atomic masses and showed that atomic masses of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the
other two elements. शाबाश। However, all the known element could not be classified into the Dubé-Reiner types. ठीक है, अब ये था उसका स्टेटमेंट, ये जो यहाँ पर लिखा है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट। लेकिन क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर लिखा है ही कुड नॉट क्लासिफाई। कुड नॉट क्लासिफाई मतलब फेल हो गया। हाँ यस सर। सर। तो जब Yes, कोई sir. फेल हो जाएगा तो एक दूसरा पर्सन आएगा जो बताएगा कि उसके अंदर पॉजिटिव मतलब किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आया? क्या ये कंप्लीट फेलियर था? No sir. नो सर। इट इज नॉट अ कंप्लीट Yes, फेलियर, sir. है ना, और उसने ट्राई किया, वो Partial. बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। बट देन ऑल्सो ह्यूमन नेचर क्या होता है कि फेल हो गया तो उसको अपन साइड कर देते हैं, है ना, और फिर अपन सक्सेस की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन कौन है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट सक्सेस पर्सन अपने को दिखेगा उसका नाम है न्यूलैंड्स। Newlands. भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स है, आई थॉट कि मैं करूं क्लास में, लेकिन आप कर लेंगे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। हाँ सर। Yes, sir. अब देखिए प्रीवियस वाला देखा था 1817 में, और जो नेक्स्ट पर्सन आएगा दैट इज इन द ईयर ऑफ 1866. मतलब ऑलमोस्ट 50 साल का डिफरेंस हो गया है, ठीक है। कौन है ये? तो ये है आपका न्यूलैंड। क्या आपको नई न्यूलैंड। स्क्रीन दिख रही है? No sir. नो सर। No. No, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। आप दिख रही है? हाँ, Yes, sir. sir. हाँ सर। चलिए New one. ठीक है। अब न्यूलैंड्स के टाइम तक क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ गए। अच्छा, प्रीवियस के 56. कितने थे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कहा था कि उसका क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं था। नहीं के था। टाइम पे कितने एलिमेंट्स आ गए? 56। 56. अब इसने क्या किया, तो सबसे पहले उसने लिया एलिमेंट्स को और अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। कोई नया Masses. काम किया गया इसने? No sir. नहीं। डॉबरेनर sir. ने यही काम किया था, ठीक है। लेकिन इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा खास था। इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इस मैनर में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हो गया 1 2 3 4 5 6 6, 7. 7 और 8। इसने 8 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया, और इसने ये बताया कि जो पहला एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से क्या करेगी, मैच करेगी, सिमिलर। Matched कर देगी। ठीक है। इसीलिए इसके अरेंजमेंट को बोला जाता है ऑक्टेव्स। क्या बोला जाता है? ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स। अक्टूबर, ऑक्टा, इट मींस व्हाट? इट मींस 8। 8. यहाँ तक बात 8. समझ में आ गई? ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी सेम होगी? पहले एलिमेंट की और 8वें एलिमेंट की। इसका मतलब अगर इसके आगे मैं x लिख दूं यहाँ पर, तो इसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी? एनीवन? सर सेकंड सेकंड वन से भी सेकंड वाले से वो सेम हो जाएगी। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। मतलब ऊपर से नीचे आने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक कॉलम में जो अपने को दिख रहा है ये सब क्या होगा? सेम होगा। क्या Same सबको ये होगा। बात समझ में आई? यस Sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप ऑफ 56 एलिमेंट को उसने इस तरीके से अरेंज किया, ठीक है। अब मैंने सेम कलर का इस्तेमाल किया है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इन सब की प्रॉपर्टी होपफुली क्या होगी? सेम होगी। सेम होगी। क्लियर? यस सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कौन से दो प्रॉपर्टी? तो हमने लिखा कि एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट। अब आप काउंटिंग कहीं से भी चालू कर सकते हैं। अगर आप काउंटिंग यहाँ से चालू कर दे तो ये 8वां एलिमेंट होता, राइट। हाँ अगर सर। आप काउंटिंग यहाँ से चालू कर दे तो ये 8th एलिमेंट होता। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो अरेंजमेंट था ना उसने कहा कि इट इज सिमिलर टू द म्यूजिकल ऑक्टेव्स। अब म्यूजिकल Octaves. ऑक्टेव्स क्या होते हैं? तो अपने जो लैंग्वेज है उसके अंदर वो सारे गामा सारेगामा पादानी। पादानी और फिर लास्ट में वापस से क्या आ जाता है? सा आ जाता सा है। होता है। तो इसका मतलब पहला वाला ऑक्टेव और लास्ट वाला ऑक्टेव क्या है? सेम है, सेम है। Same है। है ना। अब वो हिंदी तो नहीं जानता होगा बट उसकी लैंग्वेज के अंदर उसने ऑक्टेव्स के हिसाब से क्या किया था? अरेंज किया था, ठीक है। अब उसकी लैंग्वेज के अंदर सा का डो है, फिर ये रे है, फिर ये मी है, ये फा है, ठीक है, और ये सा है, सॉरी ये सो है, ला है, सो लाटी। है ना। तो ये ला। आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पे एक टेबल दिख जाएगी। हाँ सर। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. ऑक्टेव्स नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इट वाज सिमिलर टू द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। यहाँ म्यूजिक। तक समझ में आया? क्या सिमिलर बात थी? पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी? 8 एलिमेंट्स है। ठीक है। अच्छा, इसका भी जो अरेंजमेंट था वो कैसा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्डर। मासेस। मासेस। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? किसी को डाउट Yes, है sir. कोई? नो सर। नहीं। ठीक है, अब इसके कुछ रियल एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो ये टेबल है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो बनी हुई है। मैं हाँ सिर्फ सर। समझाने के लिए एक आध दो पे बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करनी चाहिए? फ्लोरीन से। फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन से काउंटिंग किया तो किससे मैच करनी चाहिए? क्लोरीन क्लोरीन से। और जो है वो अरेंजमेंट होना चाहिए था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ किसी को इसमें कोई डाउट? No, sir.
ठीक है, लेकिन देखो इसने ना यहाँ पर अरेंजमेंट में कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं। जैसे क्या मिस्टेक दिख रही है, किसी ने नोटिस किया? यस सर। सर कोबाल्ट एंड निकल कोबाल्ट दो निकल को एलिमेंट साथ साथ में में आ रख दिया। गए, हाँ, यहाँ पर इसने दो हमेशा एलिमेंट्स को साथ साथ में में रख थे, दिया और यहाँ पर सेलेनियम और लैंथेनम को भी क्या कर दिया, साथ में रख साथ में रख दिया। दिया ना। जैसे अपने किचन के अंदर एक डब्बे में दो चीजें, तो बाहर से समझ में आएगा कि अंदर क्या क्या है। नो नो सर। नहीं, प्रॉपर्टीज इजीली नहीं क्लासिफाई नहीं हुई, इसका नहीं मतलब कर ये अरेंजमेंट भी इतना परफेक्ट नहीं है। नहीं था। ठीक है, बट इट इज वर्थ मेंशनिंग, इसलिए अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ये है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। सर अब क्या लिमिटेशंस थे? लिमिटेशंस मतलब वो आप डिसएडवांटेजेस समझ सकते हैं या कमियां समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा है आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। क्या हुआ, कहाँ तक कैल्शियम चला? हाइड्रोजन से कैल्शियम 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 तक। तक। कैल्शियम तक सब, हाँ कैल्शियम तक सब बातें सही चली, लेकिन इसके आगे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। इसका मतलब क्या कि अब अगर एल्यूमिनियम को नंबर 1 दिया जाता तो नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे मैच नहीं नहीं करते, होती। है ना। तो 56 एलिमेंट थे और अरेंज वो बहुत कम एलिमेंट्स को कर पाया। यहाँ तक बात यस समझे? सर। तो ये इसका पहला लिमिटेशन है। किसी कोई डाउट इसमें? नो नो सर। सर दूसरा, प्लेस मोर देन टू एलिमेंट्स इन द सेम बॉक्स, जो आप लोग खुद पकड़ चुके थे कि सर इसने दो एलिमेंट्स को क्या किया, एक ही साथ में ले लिया। वो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? ऐसा हो सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो, हाँ सर। है ना, इन दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो, लेकिन उसने उठाकर उनको कहाँ रख दिया, सेम बॉक्स में सेम रख बॉक्स में। ले लिया सर। दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर टू एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टी वर प्लेस इन द सेम द सेम बॉक्स। बॉक्स, वही जो मैंने आपको अभी शेयर किया, हाँ सर। है ना। आगे लिखा है एलिमेंट्स Fe विच रिजेंबल्स कोबाल्ट। ठीक है, Fe जो था वो किससे रिजेंबल कर रहा है, कोबाल्ट से। व्हाट इज Fe? कोबाल्ट आयरन। फेरस फेरस फेरस। फेरस। आयरन। क्या होता है वो? आयरन। आयरन आयरन। लोहा। ठीक है, तो फेरस देखो यहाँ पर आ रहा है, और कोबाल्ट जो है और निकल वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। हाँ सर। अभी इसने क्या बोला था कि ऊपर और नीचे देखेंगे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी, सेम। 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 क्या ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं? नहीं। नहीं, मतलब इसका जो प्लेसमेंट है फेरस का या कोबाल्ट निकल का, वो भी परफेक्ट नहीं। नहीं है। ठीक है, और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर्थ यहाँ पे लिखा है कि न्यूलैंड ऑक्टेट डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। व्हाट इज अकोमोडेट? उनको इसमें शामिल जगह करना। नहीं थी, शामिल नहीं किया था। एडजस्ट करना। ठीक है, किसको नहीं एडजस्ट कर पाया? जो एलिमेंट्स क्या जो थे, न्यू न्यू। डिस्कवर्ड होने वाले थे। हाँ, ठीक है, अरे कैसे डिस्कवर करता बेचारे का जो अरेंजमेंट था वो उस टाइम के एलिमेंट के लिए नहीं था, तो आगे के लिए कर पाता क्या वो? नहीं। नहीं सर। ठीक है, तो अब अपने को इनके लिमिटेशंस याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। आई बात समझ में? टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा? पेज नंबर 17 है सामने, यस सर। यस सर। पेज नंबर आप 17 पे चले जाएं और वहां पर स्टार्टिंग से अब हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। कोई और मेरी हेल्प करेगा रीड करने के लिए? सर मैं रीड करूँ? हाँ बेटा पढ़ो। आलिया, आलिया ने हाथ उठाया, चलो एक मिनट यूसुफ, वो आलिया ने हाथ रेस सर मैं किया। करूँ? आलिया अंसारी। अच्छा, मैं अटेंडेंस लूंगा आज आप लोगों का, है ना, बहुत दिन से नहीं हुआ है ना। ओके सर। हाँ सर। अमान अंतुले है क्या? सर मैं रीड करूं? हाँ, एक मिनट। हाँ, अमान अंतुले है क्या? अमान। सफा है क्लास में? सोलेहा? सर मैं हूँ सबा। अच्छा, सोलेहा है, सोलेहा। सर सोलेहा अनम्यूट नहीं कर पाती है। क्यों, मैं हेल्प कर दूं? वो सोलेहा आवाज आ रही कंप्यूटर है? में करती है शायद। अच्छा अच्छा, चलो शहर तुम रीड कर दो। The English scientist John Newlands correlated the atomic mass of elements to their properties in a different way. In the year 1866, Newlands arranged the elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. एक मिनट, It अंडरलाइन started कर दो इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है बेटा, पढ़ो।
गो अहेड पढ़ो। सर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। It started with the lightest element of hydrogen and ended up with thorium. He found that every eighth element had properties similar to those of the first. बस For एक मिनट, example, yes. ठीक है, ये इसका लॉ हो गया। अब आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ, तो आप क्या लिखेंगे? उस पूरे लॉ के अंदर दो चीजें आना चाहिए। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस देन एवरी एट एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। आई बात समझ में? ये जो दो अंडरलाइन हमने यहाँ पर किए हैं, ये उसका क्या बना देंगे? लॉ बना देंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अफरा, अफरा पढ़ो जरा। थैंक यू सर। For example, sodium is the eighth element from lithium and both have similar properties. Also, magnesium shows similar to beryllium and chlorine shows similarity with fluorine. Newlands compared this similarity with the octaves in music. He called the similarity observed in the eighth and the first element as the law of octaves. थैंक यू। सबको समझ में आ गया लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब अपन उसके लिमिटेशंस यहाँ देख लेते हैं। ये इतने से पैराग्राफ में सब लिमिटेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है? कौन पढ़ेगा? हाँ मिस्टर शेख, कौन है ये? सर मैं हाँ सामिया। पढ़ो सामिया। Many limitations were found in Newland's octaves. This law was found to be applicable only up to calcium. Newlands fitted all the known elements in a table of 7x8, that is 56 boxes. 7 into 8. अच्छा, multiply. That is 56 boxes. Newland placed two elements each in sub boxes to accommodate all the known elements in the table. For example, CO and Ni. ठीक है। Cobalt and nickel. For example, cobalt and nickel, selenium and lanthanum. Moreover, he placed elements with different properties in the same node. अब देखो ये इसका लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन हो गया? He placed, ये दिख रहा है, ये पहला लिमिटेशन है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है? अंडरलाइन किए? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ो सामिया। Note in the octave. For example, Newlands placed the metal cobalt and nickel under the node 2 along with halogens, while Fe, Iron. iron having similarity with cobalt and nickel away from them along with the non-metals, oxygen and silicon under the node T. T. Also, Newland's octave did not have provisions to accommodate the newly discovered elements. The properties of the new element discovered later on did not fit in the Newland's law of octaves. ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिए सब। दिख रहे हैं सबको? तो आप हाईलाइट कर लो। आप लोग नोटबुक लेके भी बैठे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने ये पॉइंट ज्यादा बेटर लिखे हुए हैं ना, हम उस पे चले आते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। सर एक बार पीछे कीजिए ना। हाँ पीछे ही कर रहा हूँ बेटा। हाँ देखो पहला ये था, है ना, दिस नॉट जस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी टू कैल्शियम। दूसरा हम लोग लिख ले या फिर एसएस ले ले। हाँ लिख लो आप लोग उसको एक एक लाइन में। और आई गेस मैंने सब अंडरलाइन करा दिए हैं, नॉट रिक्वायर्ड, है ना? सब है ना? Yes, sir. हाँ, सब yes, है। sir. टाइम नहीं वेस्ट करते। मैं इसलिए तो टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ ताकि अपन वहाँ अंडरलाइन कर लें, ठीक है? अब न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स क्या थे वो वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको बता दूं। उसे क्या बोला जाता है? नोबल, ठीक है? नोबल गैसेस। व्हाट आर नोबल गैसेस? वो है किसी से रिएक्ट नहीं करते। हाँ वेरी गुड, हाँ जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। क्या आप लोग स्क्रीन पे पावर पॉइंट देख पा रहे हैं? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्यों नहीं रिएक्ट करती? एनीवन? एटॉमिक नंबर सर इन लोग का स्टेबल है। शाबाश, एटॉमिक नंबर स्टेबल नहीं है। सही बोला, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सर वो स्टेबल है इनके Atomically. नहीं सर नॉन न्यूट्रॉन से वो स्टेबल है तो नहीं सर इलेक्ट्रॉन उनमें ना
सर शेल होता है ना, शेल उसमें बराबर रहता है। शेल में बराबर क्या रहते हैं? मतलब पहले में 2, दूसरे में 8। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट रहता है वेरी हमारे गुड। हाँ सर। ऑक्टेव जो है ना अंजला, यही बोलना चाह रहा था ना तू? हाँ सर, ऑक्टेव। हाँ, ऑक्टेव। ऑक्टेव होते हैं जो कंप्लीट होता है, और डुप्लेट होता है। डुप्लेट कौन से केस में होता है? डुप्लेट का मतलब होता है कि डुप्लेट होना चाहिए या तो ऑक्टेव होना चाहिए। ड्यूप्लेट मतलब 2 एटम्स रहना चाहिए। गलत। 2 वो एटम, शेल्स वाले। 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 हाँ इलेक्ट्रॉन। सर। ठीक है, अब वो मेरे बच्चे जिनको नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं लोग, कुछ भी बोल रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं। देखो, एटम की शक्ल ऐसी होती है और उसकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है वो मैटर करती है। उसी की वजह से हम हाँ डिसाइड सर। करते हैं कि वैलेंसी नाम की कोई चीज है। वैलेंसी मतलब वो कितने एलिमेंट्स को क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके, Accommodate. इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सके। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैलेंसी। अगर लास्ट ऑर्बिट में 2 आ जाती है तो वी से दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज डुप्लेट। ओके, और इस चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक Electronic configuration. कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या स्टेबल होती है? कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल होती है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्टेबल? स्टेबल का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट, या आप उसको शेल भी बोल सकते हैं। लास्ट ऑर्बिट या शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, या तो कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डुप्लेट। Duplet. और 8 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? Octaves. Octave. ठीक है, Octet. ठीक है। अब अगर कोई चीज स्टेबल है मतलब उसको किसी और की जरूरत नहीं है, नहीं उसके है। पास हर चीज है ना। जैसे अपने क्लास का बहुत अच्छा बच्चा जो हर चीज लाता है, वो किसी दूसरे बच्चे को इरेजर के लिए, स्केल के लिए, पेंसिल के लिए परेशान नहीं करता, बिकॉज उसके पास सारी चीजें हैं। तो उस पर्सन को हम बोलेंगे वो स्टेबल है। क्लास में वो चुप बैठा हुआ दिखेगा, है ना। फिर कुछ बच्चे होते हैं, जैसे ही ड्राइंग का पीरियड आता है वो इधर उधर नाचना चालू कर देते हैं लेक्चर के अंदर। देखे हैं ना आप लोगों ने? Yes, sir. क्यों? क्योंकि किसी के Yes, पास sir. पेंसिल नहीं है, किसी के पास स्केल नहीं है, रबर नहीं है, शार्पनर नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। नेचर में हर इंसान अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, है ना। जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस पीरियड, इसके अंदर हम सब बहुत ज्यादा क्या हो गए? अनस्टेबल हो गए। अब हम स्कूल को मिस करने लग गए। हाँ या नहीं? Yes, हाँ sir. बहुत सर, ज्यादा. बहुत ज्यादा। Yes, sir. पक्का ना? या वो जो वीडियो अभी वायरल चल रहा है, वो बच्चा रो रहा है, स्कूल चालू हो जाए तो रो रहा था। Yes, sir. ये वो गलत सच है. में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ऑनलाइन क्लास से। हाँ, ठीक है। तो अभी हम स्टेबल नहीं है फिलहाल। इज इट क्लियर? और हर इंसान क्या चाहता है कि वो अपने आप को क्या कर ले? स्टेबल कर ले। इज इट क्लियर? तो सेम Yes, मैनर sir. में केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल। और उन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ये एलिमेंट। इनको याद रखना बेटा, कभी मत भूलना। ठीक है, इनको लाइन से अपने को पूरे नाम याद होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. यस सर। सर ये सर लोग सब स्टेबल है ना? यस बेटा, स्टेबल है ये लोग। और और स्टेबल तो है, उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं? वो स्टेबल नहीं है ऑब्वियसली। ओके। सर और नोबेल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है ना? हाँ, लेकिन अभी मैं वैलेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, है ना। सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वैलेंसी सर ये 0 पूरे 118 एलिमेंट्स में ये खाली इतने ही स्टेबल है। स्टेबल है। हाँ, बाकी सब। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है पता है? जब साइंटिस्ट इनको ढूंढने जाते हैं ना, तो ये किसी और के साथ कंपाउंड फॉर्म में नहीं रहते। ये ऐसे ही अकेले अकेले मिलते they हैं। doesn't react with each other. हाँ, किसी और के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि गड्ढा खोदो, और डीप अगर आप नीचे जाएंगे तो हमारे पास जैसे एक्सकेवेशन वगैरह हो जाएंगे या माइनिंग्स हो जाए, तो माइनिंग्स में हम क्या देखते हैं कि जो गोल्ड है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसकी प्योरिटी हमें बढ़ानी पड़ती है। आई बात समझ में? जैसे आज यूसुफ ने हाँ बोला था कि सर। सर वो प्योरिटी यस एकदम सर। 100% नहीं होती, उसके अंदर कॉपर को मिक्स कर देते हैं, है ना। हाँ सर। हाँ लेकिन सर। नेचर में जब हम देखते हैं ना, तो सिर्फ माइनिंग से डायरेक्टली आपके पास गोल्ड नहीं आ जाता। गोल्ड जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। अब प्योर का मतलब क्या? कि जो मतलब की चीज है वो नहीं है उसमें, उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट बहुत सारे एडेड हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो या ये हो जाएगा, अगर आप लोग डायमंड की बात कर लें या आयरन की बात कर लें, ये सारी चीजें जो है ना कि अलग अलग किसी ना किसी चीज के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। इज इट क्लियर? Yes, बट sir. नोबल गैसेस ऐसी हैं जो आपको हमेशा फ्री स्टेट में मिलती है।
कैसी स्टेट में मिलती है? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब Free किसी और के state. साथ कंबाइन ही नहीं करती है नेचर में। इज इट देयर? इसलिए Yes, sir. जैसी है वो Yes, ट्रू sir. Yes, फॉर्म sir. में ही मिलेगी, तो इन्हें कहा जाता है नोबल कैसे। ओके, तो अब यहाँ मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसके आगे बढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग sir. है, मैं ट्राई कर रहा Yes, हूँ sir. ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, ठीक है। जो Yes, sir. अच्छे कुछ बच्चे हैं जो परेशान हो गए, कह रहे पोर्शन तो स्लो चल रहा है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बेटा आप फिक्र मत करो, आपसे ज्यादा हमें फिक्र है कि आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बस Yes, इतनी sir. रिक्वेस्ट है कि जितना चल रहा है ना, Okay, sir. जितना चल रहा है, अगर एक चैप्टर साइंस में हुआ तो 100% एक चैप्टर याद हो जाना चाहिए। 4 Yes, चैप्टर sir. साइंस में हो गए तो प्लीज 4 चैप्टर 100% आप याद कर लो। आई बात समझ में? इसके लिए मत Yes, रुको sir. कि क्लासेस टेस्ट रखेगी तो फिर मैं टेस्ट के लिए याद करूंगा, ऐसे नहीं करना। कोई अगर सेल्फ मोटिवेटेड Sir. बच्चा है, एक मिनट में वो कंप्लीट करने दो फिर आप सामने से बोलो। अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा है, जो है आई गेस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सर मुझे तो 4 टेस्ट और देने हैं, आप एक ले रहे हो मेरे लिए बहुत कम है, बेटा मैं 4 क्वेश्चन पेपर आपके लिए सेट कर सकता हूँ। आई बात समझ में? अगर आपको Yes, sir. लगता है मेरा लेंसेज हो गया, रिफ्रैक्शन के बाद ये जो टेस्ट है ये हो जाता है, उसके बाद अगर तुमको लगता है मेरे को साइंस 2 का पहला चैप्टर उसका टेस्ट देना है, मुझे एसएस का चैप्टर का टेस्ट देना है, तो आप खाली मुझे टेक्स्ट कर दो कि सर टेस्ट देना है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह पेपर बनाऊंगा और आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। Okay, sir. क्योंकि अपन Yes, Yes, sir. इतना बड़ा ग्रुप है कि हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, आई नो दिस। और अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट देम कि आपको पढ़ना है। लास्ट टाइम याद है ना, मैं जब ऑनलाइन आया था तो मैंने बोला था अपने को क्या करना है, हाँ सर, आपको बड़ा टारगेट रखना है। 90 मुमरा में हाँ फर्स्ट आना है, मुमरा में टॉप 90 करना है। अबव आना चाहिए। हाँ तो उसके लिए आपको बेटा इतना करना पड़ेगा, अभी बैठे मत रहो वहाँ पे हाथ डाल के, ठीक है। अच्छा जरा आप अटेंडेंस ले लें फटाफट। yes, sir. नाज मापारी, मैं सिर्फ एब्सेंट स्टूडेंट्स का नाम लूंगा, जो प्रेजेंट है उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। नाज मापारी है क्लास में? फटाफट सर। चलो। उसके बाद असीम, असीम पंगारकर, साहिब आलम, ताहिर हबीब, ताहिर हबीब है?